हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हीट एनर्जी डिफरेंस की और कुछ बेसिक्स टर्म्स मैंने थर्मोडायनामिक्स की आपको बताई थी। अभी हमारा सेकंड लेक्चर है थर्मोडायनामिक्स का, तो इसमें मैं बात करूँगा साइन कन्वेंशन की पहले। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि हीट अगर कोई सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसा साइन लेंगे, वहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। और हीट अगर गिवन आउट है, बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो फिर साइन कैसा लगेगा, उसका नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, इसी तरह से वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन क्या हो सकता है, ऑन द सिस्टम हो सकता है या बाय द सिस्टम हो सकता है, दो चीज़ें हैं ना। और वर्क डन अगर बाय द सिस्टम होगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, हीट एब्जॉर्ब की तो पॉजिटिव, गिवन आउट की तो नेगेटिव। ठीक है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो नेगेटिव, बाय द सिस्टम हुआ तो पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फिर पॉजिटिव, और डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव। ये आपके क्या है, साइन कन्वेंशन है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हीट अगर किसी सिस्टम को करना चाहते हो तो हमें या तो उसको हीट एनर्जी, यानी किसी का टेम्परेचर रेज करना है तो या तो उसको हीट एनर्जी दे दो या वर्क डन कर दो। ठीक है, तो मैं एक आपको मैकेनिकल थोड़ी सी कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है ना, और इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, और मैंने इसको जो है ना dx डिस्प्लेस कर दिया फोर्स लगाने के बाद। ठीक है, ये जो पिस्टन है इसका ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका। ठीक है ना, dx इसने क्या करी है, डिस्प्लेसमेंट करी है, कब, जब इस पर एफ फोर्स लगा था। ठीक है ना, तो अगर हम वर्क डन निकालें, वर्क डन कितना होगा, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो थोड़ा वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ था, एंगल 0 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये क्या बन गया, एफ डी एक्स बन गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे काउंट करें भी, प्रेशर कितना लग रहा था, मान लो आपको इस टर्म में फोर्स की बजाय दे रखा था भाई, हमने पी प्रेशर लगाया था। ठीक है ना, हमने पी प्रेशर लगाया था, तो प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डी एक्स, और ये किसके बराबर हो गया आपका, डी डब्ल्यू के बराबर हो गया। ठीक है, अब एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो कितना वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आएगा तो हम लिख देते हैं पी डी वी, ये क्या हो गया आपके पास, डी डब्ल्यू। तो ये एक तरह का मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो वर्क डन है वो क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम के इक्वलेंट आएगा। ठीक है ना, टोटल वर्क डन निकालना हो तो इसका इंटीग्रेशन कर दो डी डब्ल्यू का, कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर V2 तक। टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है तो हम इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे V1 से लेकर V2 तक, यानी क्या करेंगे हम, PdV V1 से लेकर V2 तक वर्क डन आ जाएगा। अब ज़रा बात को समझना, हमें सिर्फ दो ही वेरिएबल तो चाहिए, प्रेशर और एक वॉल्यूम, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये एक मैंने आपको एनालिटिकल मेथड बताया है कि किस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये तो मैंने इसको पिस्टन को कंप्रेस किया है, एक्सपेंशन भी हो सकता था। ठीक है ना, उसमें सिर्फ बेटा, अभी इससे पहले मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा या बाय द सिस्टम होगा। ठीक है ना, तो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा तो साइन का फ़र्क आएगा। ये फार्मूला तो वही रहेगा ना, PdV, वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इतना ही डिफरेंस बनेगा। ठीक है ना, तो हम इस चीज़ को देखो, ये तो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है, इसको हम ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ये ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, ठीक है ना,
और हमें मान लीजिए सिस्टम को एक्सपेंड किया है या हमने सिस्टम को कंप्रेस किया है, ठीक है ना, और आपसे ये कहा जाए कि इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का वर्क डन निकालो, तो क्या कर दोगे, इसके नीचे का एरिया निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि देखो वर्क डन क्या निकाला था, वर्क डन था हमारा V1 से लेकर V2 तक PdV। हम प्रेशर और इसको वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में यही तो होता है, इन सब का क्या करना पड़ता है, यहाँ तक सम करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर हम इसको एरिया अंडर द कर्व निकाल लें, एरिया अंडर द कर्व निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, यहाँ पर वॉल्यूम V2 है, और V1 से V2 तक क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस तरह का जो डायग्राम होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है ना। इस डायग्राम की क्या खास बात है कि यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि तीसरा वेरिएबल तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। जो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट मैंने आपको बताई थी, जो भी उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करती है, जैसे यहाँ पर मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस के लिए लूँ, भाई ये सिस्टम था, इसमें आपके पास आइडियल गैस थी, तो इसको कंप्रेस या एक्सपेंड आप कर रहे हो, तो ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। तो इनमें से दो एन और आर तो कांस्टेंट है, तो ये जो तीन वेरिएबल बच गए, इनमें से दो वेरिएबल आपको गिवन होंगे, तीसरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जिसमें हम दो वेरिएबल्स गिवन हो और तीसरा कांस्टेंट हो, और फिर उसको हम ग्राफिकली वर्क डन कैलकुलेट कर लें, तो वो जो ग्राफ होता है उसको हम बोलेंगे इंडिकेटर डायग्राम। इस केस में हमने कौन सा लिया है, PV लिया है। ये एक्सपेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है, दोनों तरह का ये बन सकता है, ठीक है ना। यानी वर्क डन निकालना हो तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें एक प्रोसेस आती है, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। पहले इसको समझ लो, फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, साइक्लिक प्रोसेस का क्या मीनिंग है भाई। मान लो ये मेरे पास एक गैसियस सिस्टम था और यहाँ पिस्टन लगा हुआ था, तो एक बार पिस्टन को कंप्रेस कर दिया, फिर इसको एक्सपेंड कर दिया, यानी जिस स्टेज में ये सिस्टम आपका पहले था, यानी इसके पास अगर P1 V1 T1 प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ये था नॉर्मल स्टेट में, उसके बाद कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, जितने मर्जी इस पर आप अलग अलग प्रोसेस करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर अल्टीमेटली लास्ट में ये उसी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पर आ जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलोगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगी आपकी नॉन साइक्लिक प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस से आ जाए नंबर ऑफ चेंजेस होने के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगा, ठीक है ना। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। भाई कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन के लिए हम ग्राफ का यूज़ कर लेंगे, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखो ये मान लो आपके पास PV डायग्राम है, इंडिकेटर डायग्राम है। पहले ए पॉइंट पर इसका प्रेशर P1 V1 T1 था, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आया, ये कुछ चेंज हो गया, फिर यहाँ पर गया, इसी मान लो चलो यही मान लेते हैं, A से B पर और B से वापस कहाँ चला गया, ये A, ये B और B से वापस A पर। तो यहाँ पर P2 V2 T2 हुआ था, उसके बाद ये वापस वहीं चला गया, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। मैं एक एक करके आपको बताऊं, अगर तो इसके नीचे का एरिया निकालोगे तो ये वाला सारा बनने वाला है, ठीक है ना। और इसके नीचे का निकालोगे, चलो इसको ऐसे क्रॉस से बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा। अब क्योंकि देखो ये आपका अगर कंप्रेशन है तो ये आपका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक बार वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, एक बार वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को, ये जो कॉमन पार्ट है, ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। और सिर्फ वर्क डन कौन सा बचेगा, ये जो इस कर्व के अंदर है, ये वाला आपका क्या बनेगा, वर्क डन बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि बेटा एक बार ऑन द सिस्टम हुआ, देखो मैंने अभी साइन कन्वेंशन शुरू में ही इसलिए आपको बताए थे कि वर्क डन जब ऑन द सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो वो कैसा होता है, नेगेटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जैसे मैं इसको अगर नाम से आपको समझाऊं, देखो मैं ले रहा हूं इस पॉइंट को x, ठीक है ना, ये B, ये L और ये M। तो मैंने पहले
AXB जब वर्क डन हुआ तो उसके लिए वर्क डन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा जो एरिया किसके अंडर आ रहा है, AXBML के अंडर आ रहा है, AXBLM के अंडर आ रहा है। और ये मान लीजिए वर्क डन बाय द सिस्टम है, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद अब ये B से A पर आया है, ये बीच में वाला पॉइंट मैंने ले लिया Y। तो अब इसके अंडर का एरिया कौन सा बनेगा आपका, इसके अंडर का एरिया बनेगा BYA और नीचे कौन सा है LM। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप टोटल वर्क डन निकाल सकते हो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, अभी तक हमने इंडिकेटर डायग्राम, साइन कन्वेंशन, वर्क डन कैलकुलेट करना सीखा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी भी सिस्टम को जो हीट एनर्जी दोगे, या तो वो हीट एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी, या वो हीट एनर्जी उस पर वर्क डन करेगी, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ठीक है ना। तो यानी जो अगर मान लो किसी सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी है, तो या तो उससे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा या वर्क डन होगा, या दोनों में ही चेंज आएगा। ठीक है ना। यानी अगर मान लीजिए ये आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है ना, ये आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, और आप इसको डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। ठीक है ना। डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा बेटा, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि हीट एनर्जी से उसका टेम्परेचर रेज होगा। टेम्परेचर रेज होगा तो मॉलिक्यूल्स और फास्टली मूव करेंगे। ठीक है ना। या तो इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, या अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है तो ये पिस्टन कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ, वर्क डन हो जाएगा ऑन द सिस्टम। ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी में चेंज आए और थोड़ा सा क्या हो जाए, वर्क डन हो जाए। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना भाई, जो हीट एनर्जी हमने दी है या तो उसके वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी, या वर्क डन करेगी, या थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा और थोड़ा सा क्या होगा, वहाँ पर वर्क डन होगा। ठीक है ना, ऑन द सिस्टम। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपकी स्पेसिफिक हीट। एक फॉर्मूला आता है यहाँ पर, मेयर फार्मूला, वो आपको कराता हूँ मैं। ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट आपने पढ़ा है CP। ठीक, CP, चलो CP नहीं, आपने S ये पढ़ा है, S स्पेसिफिक हीट पढ़ा है आपने लास्ट चैप्टर में। वो क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते थे, स्पेसिफिक हीट। ये फार्मूला बना था Q = mc डेल्टा T, और वहाँ से C की वैल्यू क्या आई थी, QM डेल्टा T। ठीक है ना। यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा एडवांस अब करेंगे इसको। अब हम पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ा था। वहाँ पर मास की जगह क्या आ गया था, N आ गया था भाई। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर या यूनिट मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसको हमने मोलर स्पेसिफिक हीट बोला था। पर अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और CV क्या हो जाएगा, उसका सिंबल हो जाएगा। यानी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह से आपका है नेक्स्ट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो हो जाएगा आपका CP, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोलर 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे। ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन कराता हूँ। ये डेरिवेशन है इसका, CP - CV = R, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर
मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो गैस कांस्टेंट के बराबर आएगा। ठीक है।